आप कहते हैं ये बड़े अच्छे कवानीन है, खुदा के आसमान से नाजिल हुए, चलो हो सकता है अच्छे, मुझे उसमें से 4 चीज़ें नहीं पसंद आती, मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। क्या मेरे पास कोई तरीक़ा है कि मैं उनको बदल सकता हूँ? अगर तो है तो शायद उसके कानून को भी मैं मान लूँ वक्ती तौर पर, अगर नहीं है तो फिर मेरे लिए ज़रा मसला। घड़ी बनी है तो घड़ी का कोई डिज़ाइनर है, तो इंसान का भी कोई डिज़ाइनर होना चाहिए। कायनात में घड़ी को आपने बनते देखा है, दैट इज़ वाई यू कैन से कि जब भी घड़ी बनेगी तो उसका कोई डिज़ाइनर होगा। कायनात में हम में से किसी ने बनते नहीं देखा कि क्या प्रोसेसेस थे, वी आर स्टिल वर्किंग ऑन दैट। तो मैं ये एनालॉजी बेकार है। हैश क्रिटिकल की एक और एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और आज जिस मौजू पे हम बात करने जा रहे हैं वो है फ्रेजिलिटी ऑफ ह्यूमन कंट्रोल इन नेचर्स डिज़ाइन, और जिसको मैं ऐसे समझती हूँ कि इंसान के इख्तियार की कमज़ोरी फ़ितरत के जितने भी मज़ाहिर हैं उनमें। तो इस मौजू पे सर की राय जानना चाहेंगे, और इस ज़मन में सर मेरा पहला सवाल आपसे है कि इंसान का सफ़र जो शुरू हुआ माशरे के क़याम में, अगर हम उसको हंटिंग एंड गैदरिंग की स्टेज से देखना शुरू करते हैं तो अब तक वो बहुत कामयाब नज़र आया है अपनी कोशिशों में तरक्की के सारे मराहिल तय करने में। जी, आपके ख़्याल में जिस स्टेज पर हम आज खड़े हुए हैं, आपको लगता है कि इंसान फ़ितरत के मटीरियल एस्पेक्ट्स पर या मादी तरक्की पे पूरी तरह कंट्रोल या अबूर हासिल कर चुका है? अच्छा देखिए, हमें ये समझना पड़ेगा कि कायनात जो है वो अब हमारा ख्याल ये 14 अरब साल पुरानी है, जी। और ज़मीन जो है वो 4.5 अरब साल पुरानी है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है जिसमें ये दिखाया गया है कि अगर ज़मीन की पैदाइश से लेके अब तक के वक्त को हम 24 घंटों में तब्दील कर दें तो इंसान का वजूद जो है वो 11:59 और 23 सेकंड और 24 सेकंड के पता नहीं किस हिस्से के अंदर कोई अभी उसका वजूद अभी सामने आया है। जी। यानी ये पूरा ज़मीन का जो मादी हमारा एक सफ़र है उसके अंदर हमारी कंट्रीब्यूशन या हमारा वक्त बहुत मामूली है। जी। इंसानी जो पूरी तारीख़ है अब तक आपकी, बहुत भी उसे आप डॉक्यूमेंटेड तारीख़ जो अगर आप उसे कर लें तो वो चंद हज़ार साल पर मुहित है। जबकि हमें ये पता है कि जो डायनासोर्स हैं वो इस ज़मीन पर मिलियंस ऑफ ईयर्स, मेरे ख्याल 160 मिलियन ईयर्स का उनका है जिस वो रूल करते रहे। यानी इंसान का जो वक्त है इस ज़मीन पे वो तकरीबन इस ज़मीन के जो कुदरती मज़ाहिर हैं या नेचुरल मज़ाहिर जिन्हें हम कहते हैं, नेचर को डिफ़ाइन करना अपनी जगह एक मसला रहा है लोगों के लिए, जी। तो वो बहुत मामूली है, ना होने के बराबर है। तो पहली बात ये कि इंसान से ये सवाल करना, ये तवक्को रखना कि उसके पास सारे सवालों के जवाब मौजूद हैं या वो तरक्की के मिराज पर पहुंच गया है, ये सवाल अपनी जगह को ख़ास अहमियत नहीं रखता। हमारा अभी बहुत कम वक्त हमने गुजारा है इन तमाम फितरी मज़ाहिर के मुकाबले। तो ये सफ़र है तो बहुत कामयाब, लेकिन आप ये भी देखिए कि इस सफ़र में हमारा बहुत सा ऐसा वक्त गुजरा है जो कि बहुत काबिल ज़िक्र वक्त नहीं था, जिसके अंदर हमने कोई ख़ास ना ईजादात की, ना कोई ख़ास दरियाफ़त की। बहुत अरसा हम एक ही तरह से जीते रहे। मिसाल के तौर पे पिछले 50 साल में कहा जाता है कि पिछले 50 साल में जो इंफॉर्मेशन फ्लक्स है वो पिछले 5000 साल के इंफॉर्मेशन फ्लक्स से ज़्यादा है। तो हमारी जो अब ग्रोथ है वो एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। जी। यानी जो बरसों से वो स्लो आहिस्ता आहिस्ता एक एक स्टेप के अंदर आगे बढ़ रही थी। आपको याद होगा कि एक एग्जांपल हमें बचपन में बताई जाती थी, हम पढ़ते थे कि शतरंज के 64 खाने हैं, हर खाने में चावल का एक दाना रखें तो आखिरी खाने तक आते आते ज़मीन पर चावल की जितनी फसल है वो उससे भी ज़्यादा दाने बन जाते हैं। जी। तो लगता है ऐसा है कि बहुत छोटे छोटे कदम हैं, लेकिन जब ये एक्सपोनेंशियली हम इसे देखते हैं तो ये कदम बहुत बड़े होते चले जाते हैं। तो इंसान की जो तारीख़ है उसमें सफ़र जो है बाज़ औक़ात बहुत स्लो रहा है, लेकिन वो सफ़र आगे की तरफ बढ़ता रहा है और अब हम उस स्टेज पे पहुंच गए हैं जहाँ ये एक्सपोनेंशियल होता नज़र आ रहा है। और अगले 100 साल में और 200 साल में ये कहाँ पहुंच जाएगा, यू ओनली स्काई इज़ नॉट द लिमिट। तो ये कहाँ बात जाएगी इसके बारे में भी अभी कोई प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। अगर आप अब से 100 साल पहले के किसी इंसान को ख़बर से निकाल के ले आए तो उसका दिमाग ख़राब हो जाएगा कि 100 साल में इतनी तब्दीली आ गई है। जबकि ये बिल्कुल मुमकिन था कि अब से 1000 साल पहले के इंसान को निकालते और उसको 200 साल 300 साल देते तो ख़ास फ़र्क नज़र आपको नहीं आता। वही जी। तलवारों से लड़ाई हो रही है, वही इंसान घोड़ों पे सफ़र कर रहा है, वही उसी तरह कहानी चल रही है। लेकिन पहिए की ईजाद होती है, कंप्यूटर की ईजाद होती है, इंसानी तारीख़ की दो बड़ी ईजादात आप जी। समझ सकते हैं। लोकोमोटिव इंजन ईजाद होता है, इंसान बहुत सी चीज़ों को मुसख्खर करता है। तो ये सफ़र जारी है। मैं ये नहीं कहता कि हम तरक्की की मेराज पे पहुँच गए हैं, लेकिन हमने फितरी मज़ाहिर को कंट्रोल करना एक बड़ी हद तक सीख लिया है। अलबत्ता ये कहना है कि हम मुकम्मल तौर पे इस वक्त अपनी डेस्टिनी के मालिक हैं, ये मेरा ख्याल है एक मफरूज़ा ही होगा। आपके ख़्याल में क्या इंसान आज़ाद है? आज़ाद इन अ सेंस कि वो नेचर को या जो भी उसकी प्रोग्रेस है उसको वो शेप दे सकता है अपने हिसाब से?
तरक्की का होना वो एक अलग बात है, लेकिन कुछ इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं जहाँ डिस्पाइट उसकी सारी अकल फ़हम के कुछ ना कुछ ऐसा फेलियर फेस करने को मिल जाता है कि इंसान सोचता है कि नहीं, शायद कोई और फैक्टर्स भी हैं जो इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं। आप इसको जी, कैसे वो मुझे देखते हैं? लगता है कि आप वो पुरानी बात करना चाह रही हैं कि मैंने अपने इरादों के टूटने से खुदा को पहचाना। तो हमारा somehow मसला ये होता है कि जहाँ पे हमारी चीज़ जो है वो तो हमें समझ नहीं आती, वहाँ पे हमें उसे कहते हैं गॉड ऑफ गैप्स, कि आप इजाद कर देते हैं एक सवाल का कि बस यही जवाब हो सकता है, तो ये जी, जवाब नहीं होता। देखिए, मैंने आपसे वो जिक्र किया था कुछ अर्सा पहले कि ब्रायन ग्रीन वाली एक बात जो उसने की थी और बड़ी मुझे इंटरेस्टिंग लगी थी। उसने कहा था फ्री विल का कोई तस्वुर जो है ये मौजूद नहीं है, इंसान फ्री विल नामी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। अच्छा, अब उसको मैं बहुत क्रिटिकल किस्म की और बहुत वो गुंजलक किस्म की इस्लाहात के ज़रिए नहीं समझाना चाहता। हम कोशिश करते हैं कि चीज़ों को यहाँ पे आसान रखें, लेकिन बात यह है कि आप एक दुनिया में पैदा हुए जिसके पैदा होने में ज़ाहिर है आपका अपना जो शख्स पैदा हो रहा है उसका अपना तो कोई इख्तियार मौजूद नहीं है। ज़ाहिर है उसके वालिदैन ये फ़ैसला करते हैं कि वो एक बच्चे को इस ज़िंदगी इस दुनिया में आना चाहिए। अब कहाँ पैदा होते हैं, जोग्राफिया क्या है, आपकी ज़बान क्या है, आपका अक़ीदा क्या है जिस पे आप पैदा हो रहे हैं, आपकी रंग, नस्ल, ज़ात वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं जो हमने कुछ कॉन्स्ट्रक्ट्स बनाए हुए हैं उन पे आपका इख्तियार नहीं होता। ये बात बिल्कुल ठीक है इस हद तक। इसके बाद इस दुनिया में 7-8 बिलियन, एग्जैक्ट नंबर अब इसे 7.5 बिलियन का नंबर है इस वक्त इंसानों की आबादी का, चलें जो भी नंबर है, अरबों अरबों का जो भी नंबर है, तो ये तमाम लोग जो हैं ये आपस में किसी ना किसी तरह से कनेक्टेड हैं। एक बड़ा मशहूर वो है 6 डिग्रीज ऑफ सेपरेशन, कि आप अगर 6 लोगों को जानते हैं तो इसका मतलब है यानी आपके 6 कनेक्शन जो हैं तो आप दुनिया के किसी भी इंसान तक 6 कनेक्शन में पहुंच जाएंगे। तो हमारा बस इतना ही है, हमारी वो 6 डिग्रीज 7 डिग्रीज ऑफ सेपरेशन है फ्रॉम एवरी ह्यूमन बीइंग ऑन दिस वर्ल्ड। इसका मतलब ये है कि हम सब जो कर रहे हैं वो एक प्रोबेबिलिस्टिक वेब के अंदर कर रहे हैं। यानी जो मैं करता हूँ उसका असर आपके ऊपर पड़ेगा, जो आप कर रही हैं उसका असर किसी और के ऊपर पड़ेगा, किसी और का असर किसी और के ऊपर पड़ेगा। एक और चीज़ इसमें एक एक पुराना एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम बटरफ्लाई इफेक्ट कहते हैं, कि अगर जो पर तितली है वो अपने पर जो है वो कीनिया के किसी जगह पर फड़फड़ाती है तो उसका असर जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी उसका कोई असर होता है। या आप अगर माजी में चले जाएं और माजी में जाके आप एक छोटी सी चीज़ चेंज कर दें तो हो सकता है पूरी जो दुनिया है वो उसकी कहानी जो है आज के दिन बिल्कुल बदल जाए। इसके ऊपर किताबें लिखी गई, इसके ऊपर स्टोरीज लिखी गई। तो इसका मतलब ये है कि हम कोई इंडिपेंडेंट या आइसोलेशन में हरकत करने वाली चीज़ नहीं है, हम एक प्रोबेबिलिस्टिक वेब का हिस्सा हैं। उस प्रोबेबिलिस्टिक वेब में हमने क्या करना है ये इस हद तक प्री डिटर्मिन्ड होता है कि जो चीज़ें उसको इफेक्ट कर रही हैं वो एक शख्स या आपकी अपनी फ्री विल नहीं है, वो 7 अरब लोगों की फ्री विल्स जो हैं वो उसको इफेक्ट कर रही हैं। 7 अरब लोगों के अमाल अफ़ाल उसको इफेक्ट कर रहे हैं। आप सड़क पर निकलती हैं, आप गाड़ी बिल्कुल ठीक चला रही हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपका हादसा नहीं नहीं होगा, हो क्योंकि सकता। सड़क पे 10,000 लोग और गाड़ियाँ चला रहे हैं। वो इसलिए आके आपको टक्कर नहीं मारते कि खुदा ने उन्हें एडवाइस किया होता है। ऑन अ गिवन डे ये प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि आपका हादसा हो सकता है। ये प्रोबेबिलिटी कम हो सकती है, ये प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो सकती है, बट उसके लिए जब आपको एक डेफिनेट जवाब कॉइन कर लेते हैं तो ये जवाब कॉइन करना अपनी जगह जो है उस प्रोबेबिलिस्टिक वेब के अगेंस्ट जाना है या उस साइंटिफिक रीजनिंग के अगेंस्ट जाना है। मिसाल के तौर पे इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप ये मैं एक मेरा ख्याल है एक टेलीविज़न प्रोग्राम देख रहा था तो उसके अंदर कहीं सवाल ये इस फिक्शन प्रोग्राम, उसके अंदर कहीं एक बात है कि मुझे याद नहीं रहा किस प्रोग्राम में, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है आप घर पहुंचे तो आपकी कुर्सी पर आपकी मेज़ पर $1 मिलियन मिल पड़े हो। तो एक बंदा ये भी कह सकता है कि 50-50% प्रोबेबिलिटी हो सकता है पड़े हो सकता है ना पड़े हो, लेकिन जी, एक्चुअली ऐसा नहीं होता। इस बात की शायद 1 बिलियन 1 मिलियन या 10 बिलियन में से एक प्रोबेबिलिटी होगी कि वो मौजूद होगा वहाँ पे, कि $1 मिलियन पड़ा होगा। और जाहिर है किसी की टेबल पे कोई $1 मिलियन रख के इस तरह नहीं, ये $1 मिलियन रख के नहीं चला जाएगा। तो ये चीज़ें जो हम कॉइन कर लेते हैं ना, सिर्फ इसलिए कॉइन करते हैं कि हमें उसकी कोई ना कोई इंसानी ख्वाहिश ये है कि हमें हर चीज़ का जवाब मिल जाए। मैंने आपसे कहा कि ये हमारा जो सफ़र है ये बहुत मुख्तसर सफ़र है, इसमें हमारे जी, पास सारे जवाब मौजूद नहीं हैं। तो हम जवाब जब कॉइन करते हैं तो हमारे पास 2 रास्ते होते हैं। एक ये कि हम कॉम्प्लेक्स जवाब कॉइन करें, यानी उस जवाब की हम सिर्फ एक जहत को अभी कॉइन कर सकते हैं कि यार ये वजूहात हो सकती हैं। दूसरा ये कि हम एक डेफिनेटिव जवाब दे लें जो हमें बड़े आसानी से हमारी क्यूरोसिटी की तसल्ली कर लेगा और हमारी ख्वाहिश की तकमील कर देगा। जी, तो ऐसे मौक़ों पर हम क्या करते हैं, हम ये जो डिविनिटी है या जो हम सुपर नेचुरल इंटरवेंशन है इसको कॉइन कर लेते हैं कि अगर अच्छा ये जवाबात हमारे पास हमने पहले भी कॉइन किए हुए हैं। चांद क्यों घूमता है, अब हमें उस वक्त समझ नहीं आती थी कि वो चीज़ खुद ब खुद कैसे घूम सकती। जी।
ज़मीन कैसे हरकत करती है, सूरज खुद ब खुद कैसे जलते, क्योंकि हमने तो खुद ब खुद कोई चीज़ जलते हुए नहीं देखी। हमने खुद ब खुद कोई चीज़ जब तक हम घुमाते नहीं तो घुमाते नहीं है। तो हम कहते हैं कि नहीं कोई चीज़ इन्हें घुमा रही है, कोई बंदा इसे पकड़ के, कोई देवता हैं जो इसे रोज़ पकड़ के धक्का लगाते हैं, इधर से लेकर जाते हैं, इधर से लेकर निकलते हैं। आहिस्ता आहिस्ता हमारी ये कहानी जो है हमें समझ आनी शुरू हुई ये चीज़ें कैसे होती हैं। सर जब तक हमें जवाब नहीं मिलता जी। उस वक्त के लिए अगर हम थोड़ा डिविनिटी को या सुपर नेचुरल कोई फोर्सेस हर्ज को नहीं है, क्रेडिट कोई दे भी कोई नहीं तो कोई हर्ज हर्ज है? नहीं है। देखिए वो तो मतलब ये तो अब आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप एक आसान जवाब कॉइन करके उसमें तसल्ली रख के बैठ नहीं, जाएं। सिलसिला चलता इसका रहेगा। मतलब ये है कि यू जी विल नॉट बी स्प्लिटिंग एटम एनी टाइम सूनर। फिर आप उन लोगों में से होंगी जो कि इस एटम को स्प्लिट नहीं करते। जी ये देखिए दुनिया की अक्सरियत आसान जवाब की तरफ ही जाती है। एक बड़ा मशहूर कार्टून पब्लिश हुआ था वाशिंगटन टाइम में एक दफ़ा कि एक लंबी लाइन लगी हुई दुनिया के आखिरी कोने, तो एक तरफ दो बंदे खड़े हुए हैं, एक तरफ क्या बिक रहा है, अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स, और एक तरफ क्या बिक रहा है, कन्वीनियंट लाइज। तो कन्वीनियंट लाइज खरीदने वालों की तादाद हमेशा ज़्यादा होती है आसान काम। तो अगर आप आसान काम की तरफ जाएंगे तो वही बात है, फिर आप आज तक अगर सारे ही जा रहे होते जी तो आप आज तक केव से बाहर ना आए होते। आपने ऐसे मतलब आप सोचिए ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है जब चर्च एक शख्स को सज़ा इस बात पे देता है कि तुमने ये कहने की जुर्रत कैसे की कि ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है। ये जी बातें जो हैं ये आपको इन बातों पे सज़ाएं मिलती हैं, आपको इन बातों पे मार दिया जाता है, जो आज के दिन दूसरी जमात के बच्चे को भी पता है कि क्या चीज़ हो रही है क्या नहीं हो रही। तो ये जो प्रोग्रेस ऑफ नॉलेज है ना, ये सरेंडर करने का नाम नहीं है कि आप फोर्सेस ऑफ नेचर के आगे सरेंडर कर दें। ये फोर्सेस ऑफ नेचर को डिस्कवर करने का नाम है। जलजले क्यों आते हैं? आशूरियों से लेकर समीरियों तक और बेबलोनियंस तक और अरबों तक और ये तक हर एक ने अपनी अपनी मर्ज़ी की वजूहात दी हैं। इंडिया के अंदर जो ये ख़ित्ता था यहाँ पे वजूहात इस तरह की मौजूद हैं। ये मसले की मज़े की बात यह है कि हमारी जो रिवायात की किताब है उसके अंदर भी इस तरह ट्रांसलेट हुई है कि ज़मीन मछली के ऊपर है, मछली अपना पहलू बदलती है तो ज़लज़ले आ जाते हैं, या मछली गाय के सींगों पे है वो बदलती है तो ज़लज़ले आ जाते हैं, या खुदा ने जब लोगों को अमाल उनकी सज़ा से ख़बरदार करना हो तो ज़लज़ले आ जाते हैं। कोई ये नहीं पूछता कि भाई लक्समबर्ग में ज़लज़ले क्यों नहीं आते, जी सब ज़्यादा तो गुनाह वहाँ पे हो रहे हैं। तो ज़लज़ले कोयटा में आते हैं, वहाँ पे क्यों लोग मर जाते हैं? तो बेचारे बड़े शरीफ लोग हैं निस्बतन लास वेगस के मुकाबले में या मोंटे कार्लो के मुकाबले में, तो शरीफ लोग हैं, वहाँ क्यों नहीं आते? इन्हें ज़लज़लों क्या आप कॉजेशन जो है नहीं समझते, आप रिलेशनशिप डेवलप नहीं करते, बट आप एक आसान जवाब ढूंढते हैं। आज के दिन हमें पता है कि टेक्टोनिक प्लेट्स की जो आपस की हरकत है या उनके दरमियान जहाँ फॉल्ट लाइन ज़मीन में मौजूद हैं उसकी वजह से ज़लज़ले आते हैं। हम अभी तक ज़लज़लों को प्रिडिक्ट करने में कामयाब नहीं हुए। मतलब हमारे पास अभी तक साइज़मिक एक्टिविटी की कोई रिलायबल प्रेडिक्शन मौजूद नहीं है क्योंकि हम वहाँ तक नहीं पहुँचे। हो सकता है किसी दिन हम पहुँच जाएं, हम एक्चुअली आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि ज़लज़ला अगला कब आएगा। जिस तरह हमारे पास किसी स्टेज पे वेदर को प्रेडिक्ट करने का कोई तरीका मौजूद नहीं था, इसलिए इस किस्म की बात है कि ये खुदा ही बता सकता है कि बारिश कब होगी, सूखा कब पड़ेगा, अब हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें समझने वाली बात है। आप रोज़ाना देखती हैं मेट्रोइड शावर देखती हैं, ज़मीन के में बहुत सारे शहाबिये या छोटे छोटे पत्थर जो हैं ज़मीन की उसमें दाखिल होते हैं फ़ज़ा में, और जी चूँकि हमारे यहाँ गिर्द आपको पता है कि पूरा गिलाफ है, फ़ज़ाई गिलाफ मौजूद है, तो वहाँ फ्रिक्शन पैदा होती है और उस फ्रिक्शन से वो रगड़ खा के जलते हैं और ज़मीन पे गिरने से पहले ख़त्म हो जाते हैं। वरना तो ज़मीन पर रोज़ाना पता नहीं कितने ही पत्थर गिरते हैं। ये जब हम जलते हुए देखते हैं तो हमने इसे क्या नाम दिया? हमने इसे नाम दिया शूटिंग स्टार्स। हमने कहा ये टूटते हुए सितारे हैं। जी लोग सितारा टूटता हुआ देख के दुआ मांगा करते थे, अभी भी मांगते हैं, भी मांगते बट इसका दुआ मांगने से क्या ताल्लुक है? जी फिर हमारे यहाँ ये नज़रिया है, अगेन ये भी हमारी जो रिलीजियस टेक्स्ट समझा जाता है उसके अंदर लिखा हुआ है कि शैतान जो है वो फरिश्तों को गुर्ज मारते हैं जब वो बातें सुनने जो हैं खुदा और फरिश्तों के ऊपर जाते हैं। तो ये शाहब साकिब की ये एक्सप्लेनेशन है। अब सवाल ये है कि भाई ये तो खुदा को पता होगा या फरिश्तों को पता होगा या शैतानों को पता होगा कि उन्होंने कब जाना है। नासा जो है वो 2 महीने पहले स्केड्यूल जारी कर देता है कि फ़लाँ दिसंबर की फ़लाँ तारीख को या दिसंबर के दिन बताएगा कि फरवरी की फ़लाँ तारीख को मीटरॉइड शावर होगा, क्योंकि उसे पता है कि ये फ़ज़ा में सेलेस्टियल बॉडी मूव कर रही हैं, ये इस वेलोसिटी से आ रही हैं, इस दिन ये ज़मीन में दाखिल होंगी। तो आप अगर देखना चाहते हैं मीटरॉइड शावर तो फ़लाँ फ़लाँ जगह पे फ़लाँ फ़लाँ वक्त पे आप मौजूद होइए। सूरज ग्रहण, चांद ग्रहण, हमने आपको पता है कि उसके साथ हमने तवहमात किस तरह के वाबस्ता रखे अपनी ज़िंदगी में। तो ये फितरत है अपनी जगह बहुत स्ट्रॉन्ग मौजूद है, उसके आगे हम अभी भी बहुत कमज़ोर हैं
और बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन वक्त ये है कि आप उसे डिस्कवर करके उनके साथ काम कैसे कर सकते हैं। मैं आखिरी बात इसमें कर देता हूँ, ज़लज़लों वाली बात के ऊपर। हमारे यहाँ ज़लज़ला आता है, जो आपको याद होगा इस्लामाबाद में जो सबसे क़यामत खेज़ ज़लज़ला आया था, जी वो इस्लामाबाद मुजफ्फराबाद 2005 में, जी इस्लामाबाद में भी, इस्लामाबाद में एक टावर गिरा था, हज़ारों लोग यहाँ पे, बल्कि शायद लाख तक से लाखों में बात चली गई थी, लोग मर गए थे। उसी साल उसी रिक्टर स्केल पे उसी शिदत का ज़लज़ला जापान में आया था, और जापान में पता है कितने लोग मरे थे? एक भी नहीं मरा था। क्यों? बिकॉज उनकी इंजीनियरिंग इस किस्म की है, और उन्होंने, क्योंकि जापान फॉल्ट लाइन पे और ज़लज़ले बहुत जी ज़्यादा आते हैं वहाँ पे, तो दे हैव कम अप विद एन इंजीनियरिंग, जहाँ उनकी इमारतें जो हैं वो स्प्रिंग की तरह मूव करती हैं, जहाँ उनके पुल जो हैं वो फैल जाते हैं और फिर अपनी जगह पे वापस आ जाते हैं। सो दे हैव डिफीटेड टू अ सर्टेन एक्सटेंट अर्थक्वेक्स थ्रू बेटर इंजीनियरिंग। उससे फिर आप कहीं यार अजाब है, तो अजाब भाई वहाँ क्यों नहीं आते जहाँ इंजीनियरिंग अच्छी होती है? जी तो सैलाबों को आप कंट्रोल कर लेते हैं। आप, हमारे यहाँ सैलाब नहीं हमसे कंट्रोल हो पाते, बट नीदरलैंड का आप पूरा पढ़ेंगे उन्होंने किस तरह सैलाबों को कंट्रोल किया। तो एक पूरी इंजीनियरिंग की एक पूरी दास्तान है जिसके थ्रू आप कंट्रोल करते हैं। डिजीज़ का भी यही हाल है, नेचर में है ना डिजीज़ जी तो। बट क्या आज हम डिजीज़ को कंट्रोल करने में कामयाब हो गए? हो गए ना। आपको पता है, आपसे शायद 100 साल पहले भी आपको बेहोश करने के लिए शायद सर पे डंडा मारना पड़ता था, वरना आपका ऑपरेशन वैसे ही कर दिया करते थे। आप सोचे आपका बाजू काटा जा रहा है, जी एम्प्यूटेट किया जा रहा है, और आपको बेहोश नहीं कर सकते। इमेजिन दैट। आज तो आपका दांत का रूट कनाल निकालनी हो तो उसमें 7 इंजेक्शन लगाए थे, आपको पता ही नहीं लगता कि दांत है भी मेरा कि नहीं है। जी सो दैट इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट। सर, एक ऑथर है नसीम तालिब, उनकी बुक है द ब्लैक स्वान और फूल्ड बाय रैंडमनेस। जी एक तरफ हम ये सारी कैटेगोरिकल रीजनिंग और इन सब चीज़ों को देखते हैं, जबकि दूसरी तरफ इस तरह के ऑथर्स होते हैं जो ये कहते हैं कि अगर कोई भी सक्सेस इंसान ने गेन की है तो वो किसी अनप्रिडिक्टेबल, किसी रेयर इंसिडेंट का नतीजा है या रैंडमनेस का। तो इस अच्छा, मैं आप नसीम उसको क्या जो देखेंगे? तालिब है, नसीम तालिब तो नहीं है शायद उनका नाम, मतलब नाम प्रोनाउंसिएशन शायद मुख्तलिफ है उनके जी नाम जी की, इज़ नॉट अ हो मुस्लिम। सकता लेकिन वो ब्लैक स्वान वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, मेरा नहीं ख्याल कि उनका मतलब ये है कि हम इतने मजबूर हैं और ये कहानी है। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो अनप्रडिक्टेबिलिटी है वो उससे ज़्यादा है जितनी आप परसीव करते हैं। एक प्रिंसिपल है जिसे मूर्स प्रिंसिपल कहते हैं। मूर्स प्रिंसिपल की कहते हैं कि फ्यूचर विल अराइव फास्टर देन व्हाट यू अराइव देन यू एक्सपेक्टेड टू अराइव। यानी चीज़ें आपकी तवक्को से बहुत ज़्यादा तेज़ी से होंगी। साइंटिफिक प्रोग्रेस जो है, जी अब जो है मूर्स प्रिंसिपल कहते हैं फ्यूचर विल कम टूवर्ड्स यू इज मच फास्टर देन यू हाउ यू परसीव इट टू, कि इसे अभी 100 साल लगेंगे ये काम होने में, 10 साल में हो जाता है। बहुत सी चीज़ें साइंस फिक्शन थी वो अब पूरी हो गई हैं। ब्लैक स्वॉन क्या कहता है? ब्लैक स्वॉन तो सिर्फ ये है ना, आपको पता है ना, पूरी ब्लैक स्वॉन की फिलॉसफी ये है कि लोग समझते ये थे कि सारे स्वॉन जो हैं वो जी सफ़ेद होते हैं। तो फिर एक दिन एक ब्लैक स्वैन नज़र आ गया, तो पूरा का पूरा जो नज़रिया है वो धड़ाम से बदल नीचे गया गिर गया। जी अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इसका मतलब ये है कि जो आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड है वो, अगर अगेन अगर हम उसे ये लॉजिक वाला सवाल होता है कि लॉजिक में हमने चीज़ों को कैसे देखना है, तो वो डिपेंड आपकी ऑब्जर्वेशन के ऊपर करती है। योर ऑब्जर्वेशन कैन चेंज योर पर्सपेक्टिव ऑल टुगेदर। एज सुन एज अ ब्लैक स्वॉन इमर्जेस, तो आपकी कहानी पूरी की पूरी बदल गई बदल जाती है। मिसाल के तौर पे ब्लैक होल्स के बारे में हमारा ख्याल ये था कि वो हर चीज़ को हड़प कर लेते हैं और कोई चीज़ स्केप नहीं कर सकती। जी बट जब ऑब्जर्वेशन वाली उस कहानी है तो हमें इवेंचुअली पता लगा कि देयर इज सर्टेन रेडिएशन जो कि ब्लैक होल से भी स्केप करती है। सो यू कैन एक्चुअली ऑब्जर्व अ ब्लैक होल नाउ विच यू थॉट कि यू कुड नेवर ऑब्जर्व द ब्लैक होल। तो ब्लैक होल ऑब्जर्व करने के अगेन तरीके उसके मुख्तलिफ हैं कि रोशनी जो है बेंड करती है, उससे कितने फासले पे बेंड करती है, उसके हिसाब से आप उसको ऑब्जर्व करेंगे। ब्लैक होल के बारे में हमारी एक फ़लसफ़ा ये था कि ब्लैक होल के अंदर जो है वो सिंगुलैरिटी इवेंट से कहानी ख़त्म हो जाती है। जी बट अभी कुछ अर्सा पहले एक साइंसदान है निकोडीम पोपलास्की, उन्होंने एक पेपर पब्लिश किया, उन्होंने बड़ी डिटेल में उसके अंदर बात की। खैर वो लंबी, पूरी बहुत लंबी कहानी है उसके जी अंदर, बट इवेंचुअली उस कहानी में थ्योराइज ये किया गया, जिसके लिए बड़ी स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल प्रूफ या एविडेंस मौजूद है, कि ब्लैक होल्स के अंदर ये ऐन मुमकिन है कि ब्लैक होल्स आर द फैक्ट्रीज टू क्रिएट मोर यूनिवर्सेस नाउ। ब्लैक होल्स के अंदर एक पूरी जो है नई कायनात जो है बन रही हो। तो कायनात का जो बनना है, ये जो हमारा सफ़र है, जो हमारे यहाँ अभी कुछ दिन पहले कॉन्टीजेंसी आर्ग्यूमेंट का, इन्फिनिट जी रिग्रेस का बड़ा शोरा है, ये इसलिए कि हम इसको एक लीनियर, आम इंसान जो है उसकी सोच ये है कि ये एक लीनियर प्रोसेस है, एक दिन शुरू हुआ एक दिन ख़त्म हो जाएगा। व्हाट इफ़ इट इज़ अ सर्कुलर प्रोसेस? आइजैक आसिमोव की एक बड़ा मशहूर छोटा सा अफसाना है, कॉल्ड द लास्ट क्वेश्चन। वो कभी पढ़िएगा तो सारी कहानी इसी पे है कि व्हाट इफ़ इट इज़ अ नेवर एंडिंग लूप, इट इज़ पॉसिबल। हम पहले ये सोचते थे कि मल्टीपल जो है यूनिवर्सिटीज़ का कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल साइंस फिक्शन है। नाउ वी आर सीरियसली कंसिडरिंग कि ये हो सकता है साइंस फिक्शन,
ना हो, बिकॉज नाउ वी आर फाइंडिंग एविडेंसेस कि देयर कुड बी मल्टीवर्सेस. जी नॉट दैट वी हैव अ प्रूफ येट, बट हमारे पास चीज़ें. डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो कि अब से कितना पुराना एक्सपेरिमेंट था, वहाँ से हमने पहली दफ़ा ये सोचना शुरू किया, और अब यहाँ तक आते आते हम यहाँ तक पहुँच गए कि हम स्ट्रिंग थियरी के ऊपर बात कर रहे हैं, जिसको अभी भी बहुत से मैथमेटिशियन और बहुत से फिजिशियन जो है वो साइंस फिक्शन समझते हैं. जी क्वांटम फिजिक्स जो अब से बहुत साल पहले वजूद नहीं रखती थी, वो वजूद रखती है. तो ब्लैक स्वान इससे ज़्यादा कुछ नहीं है कि फितरत में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. और मैं आपको बार बार यही कहता हूँ कि यही वजह है कि हर चीज़ के अंदर इनहेरेंट रिस्क है. मिसाल के 9/11 शायद हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते थे. जी कोरोना वायरस हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते थे. कहने को कोरोना वायरस को एग्जाम्पल के तौर पे ले आया था, बट मैं आपको आई टेक यू बैक. ये 2020 की किसकी है जी कोरोना की? 19 मेरा ख्याल है 90 लेट 90s जी की मूवी है. बहुत बहुत मशहूर मूवी है. कंटेजन उसका नाम है कि क्या नाम है. एंड अगर आप उसे देखें तो आपको लगता है बिल्कुल आप कोरोना वायरस वाली कहानी देख रहे हैं, कि बिल्कुल इस तरह के एक जगह वो कहीं शायद चाइना के अंदर ही कहीं वो जानवर हैं, उनके थ्रू एक वायरस फैलता है और शायद उन्हें वही फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं, और ये वो सारी. अब जाहिर है उन्होंने कोरोना वायरस को प्रिडिक्ट नहीं कर रहे जी थे, बट दिस इज अ पॉसिबिलिटी कि जानवरों से एक वायरस इंसानों में मुंतकिल हो सकता है और वो इंसानों की बहुत बड़ी आबादी को ख़त्म कर सकता है. बट अब आप देखें, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. कोरोना वायरस हमारे सामने की बात है. एक वक्त ये ऐसा लगा कि इंसानी आबादी को मिटा देगा, करोड़ों बिल्कुल लोग उसने मार दिए. क्या वायरस ख़त्म हो गया? वायरस ख़त्म नहीं होता. कोरोना वायरस अभी भी मौजूद है. जी लेकिन अब क्या हो गया, वो म्यूटेट करके हमारी इम्यूनिटी डेवलप होने के बाद, वैक्सीनेशन होने के बाद, अब इट इज़ अनदर फ्लू. आपको मुझे होता है तो हमें कुछ पता भी नहीं लगता, जी होके ख़त्म हो जाता है. फिर ये जो बच्चों को आपके लगते हैं, वैक्सीन वैक्सीन्स लगती हैं. हमने पोलियो मिटा दी, हमने डिप्थीरिया मिटा दी, हमने इस तरह की चीज़ें मिटा दी. सो ये तारीख के बड़े बड़े इवेंट थे कि मलेरिया की एक लहर आई, आधी आबादी ख़त्म हो गई. स्पेनिश इन्फ्लुएंजा आया, दुनिया की आधी आबादी मिट गई. कोरोना आया, करोड़ों लोग मर गए. बट देन यू डील विद इट. जी सो अब वी आर मोर प्रिपेयर टू डील विद ब्लैक स्वॉन इवेंट्स देन बिफोर. सो ब्लैक स्वॉन इवेंट का ये मतलब नहीं कि इंसान मजबूर महज है या कुछ भी हो जाएगा. इसका मतलब ये है कि यू हैव टू प्रिपेयर फॉर greater risk and greater eventualities which you are probably not imagining would happen in the जी ordinary क्या उसे कहना चाहिए कोर्स ऑफ टाइम जो है उसके अंदर. वो अगर वो इवेंट नहीं भी हो रहा तो इसका मतलब नहीं कि ऐसा इवेंट नहीं हो सकता. नाउ वी आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट. सुनामी वाज सच एन इवेंट. अब आप जाएं जापान में, देखें कि उन्होंने कोस्टल लाइन को पूरी एक सुनामी के एक फ्यूचर सुनामी अगर कभी हुई तो उसके अगेंस्ट कैसे उसे प्रिपेयर किया है. तो नाउ वी प्रिपेयर फॉर दोज. जल्जलों से बचने के लिए मैंने आपसे पहले एग्जांपल दी, उन्होंने इंजीनियरिंग अपनी इंप्रूव कर ली. डिजीज से बचने के लिए हम वैक्सीनेशन के ऊपर चले गए. तो वही चीज़ें जो एक वक्त में इंसान के लिए एक ब्लैक स्वान इवेंट थी, अब वो एक ऑर्डिनरी इवेंट बन गई. जी दिस इज हाउ इट वर्क्स. सर, क्या मादी तरक्की इस बात की ज़मानत है कि इंसान ने कंट्रोल हासिल कर लिया है पूरी तरह से? मैंने आपको बताया ना, देखिए ये अगेन ये बात करना, ये एजम्पशन रखना, ये कहना कि इंसान ने पूरी तरह कंट्रोल हासिल कर लिया, ये बुनियादी तौर पर वो लोग बात करते हैं या वो चिढ़ाने के लिए बात करते हैं जो बेसिकली साइंस की रिडिक्यूल करना चाह रहे जी हैं. बिल्कुल नहीं हासिल किया, शायद कभी हासिल करेगा भी नहीं. लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यू आर प्रोग्रेसिंग एट द स्पीड ऑफ नॉट्स राइट नाउ, और आपने अब बहुत बेहतर टूल ईजाद कर लिए हैं. अब आपने डिजीज़ पे आपका कंट्रोल बहुत इम्प्रूव कर गया है. अब आप लोगों को एनेस्थीसिया दे के बेहोश करते हैं. अब आप छोटे बच्चों को वैक्सीन दे के बात कर लेते हैं. मतलब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. इंसानी अब से सिर्फ 100-150 साल पहले इंसान की औसत उम्र थी वो कोई 35 से 36 साल के बीच में थी जी ग्लोबल. अब वो 60s में है. तो ये 30 साल की इंसानी उम्र में इजाफा कैसे हुआ है? किसी ने फैसला किया ऊपर बैठ के आसमानों पर कि इंसान की उम्र में इजाफा कर देना? नहीं, ऐसे तो नहीं हुआ. और सर, ये जो ये मिथ है कि पहले इंसान की जो उम्रें थी वो बहुत ज़्यादा होती थी, औसत उम्र उस एक जी सदी. वो मतलब कहानी सुनाने में क्या है? मैं कह दूं कि मेरे दादा के पास इतना बड़ा बांस था जिससे वो आसमान में सुराख कर दिया करते थे. मैंने दिखाना थोड़ी है किसी को. मतलब कहानी सुनाने में क्या है? जी कहानियां तो ऐसी ही होती. आपने कहा जी इंसान जो है वो उसका कद जो है वो होता था 700 गज होता था. भाई 700 गज का इंसान जो है इस ज़मीन के ऊपर, आपको पता है 7 फुट का रॉबर्ट वुडाल जो था उसकी हड्डियां भुरभुरा गई थी जल्दी, क्योंकि इतने कद के ऊपर जो ग्रेविटी जिस तरह इफेक्ट करती है उसको, तो आप ज़्यादा अरसा ज़िंदा नहीं रह पाते. आपकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, आपका जिस्म कमज़ोर हो जाता है. 7 फुट 8 इंच का था रॉबर्ट वुडाल, या 8 फुट 2 इंच का था, पता नहीं. आलम चन्ना को हमने यहाँ पे देखा किस किस्म की बीमारियों से वो उलझता रहा.
तो ये जो आपका कद है, जो आपका वज़न है, जो आपका वेट है, ये ज़मीन का जो ग्रेविटेशनल जो फील्ड है उसके हिसाब से एक आइडियल है। ना आप इससे बहुत कम हो सकते थे, ना आप इससे बहुत ज़्यादा हो सकते थे। इसमें फ्रिंज इवेंट्स हो सकते हैं कहीं, क्योंकि बहुत छोटे लोग पैदा हो जाएं या बहुत लंबे लोग पैदा हो जाएं, बट वंस इन अ ब्लू मून एवरेज जो है वहीं कहीं कहीं खड़ी रहेगी। इसी तरह औसत उम्र में इजाफा जो हुआ है वो इस वजह से हुआ है कि हमने बीमारियां मुसख्खर कर ली हैं। आपको पता है, आप कहते हैं कि ये फैसले आसमान पे होते हैं मौत। दुनिया में सबसे ज़्यादा सच्चा बच्चा हम बात पता है कहाँ होती है? पाकिस्तान। इस वजह से नहीं होती कि ऊपर से फैसला करके आए कि जितने बच्चे पैदा होंगे उसमें से आधों को हमने मार देना, नहीं, क्योंकि एक्सेस टू प्रॉपर गायनोकोलॉजिकल और न्यूनेटल ट्रीटमेंट जो है हमारे यहाँ कमज़ोर है। इस वजह से यहाँ अमवात होती हैं। आप इम्प्रूव कर लेंगे वो अमवात ख़त्म हो जाएंगी। कहानी बड़ी सिंपल सी है। क्या नहीं हुआ दुनिया में? बिल्कुल हुआ है। दुनिया में कहाँ औसत उम्र में सबसे ज़्यादा इजाफा हुआ है? जहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़ दुनिया में सबसे ज़्यादा बेहतर है, जहाँ एनवायरनमेंट आपने सबसे ज़्यादा क्लीन रखी हुई है। दुनिया में सबसे ज़्यादा औसत उम्र जापान में है। जापान की औसत उम्र का बेसिक जो वो है वो किसके साथ है? उनकी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ जी। और उनकी एनवायरनमेंट प्रिजर्वेशन के साथ। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा औसत उम्र कहाँ रही? आपको पता है, हुंजा के इलाकों में समझ जाता था कि औसत उम्र सबसे ज़्यादा है। अगरचे उसकी एविडेंस जो है मशकूक है, बट उसके बावजूद क्यों है? ज़ाहिर है, नेचुरल एनवायरनमेंट है, वहाँ पोल्यूशन उस तरह की नहीं है, वहाँ AQI जो है वो आज भी ख़राब नहीं है हमारा, वहाँ पे हमारे टॉक्सिन्स जो हैं वो उस तरह मौजूद नहीं है। तो ये जब चीज़ें आएंगी तो ये चीज़ें ख़राब करेंगी, जब चीज़ें नहीं होंगी तो नहीं ख़राब करेंगी। अच्छा, पहले क्यों औसत उम्र कम थी? बेशक टॉक्सिन्स नहीं थे, बेशक नेचुरल एनवायरनमेंट थी, बट आपके पास लड़ने का कोई और नेचुरल कैलामिटी से तरीका नहीं था। एंटीबायोटिक नहीं थी आपके पास। जी। सादा सी इन्फेक्शन होती थी आपको, आप मर जाते थे उसके अंदर। छोटी सा आपको बुखार होता था, आप मर जाते थे। ये दवाइयाँ जो ईजाद हुई हैं इतने सालों में और जो इतनी हमने मेडिकल साइंस के अंदर एडवांसमेंट की है, इसकी वजह से क्या हुआ है? आपकी औसत उम्र में इजाफा हो गया। फूड आपको जो मिलती थी आपको खानी पड़ती थी। उस फूड के अंदर कंटेमिनेशन होती थी, उसको कंट्रोल करने का हमारे पास कोई तरीका मौजूद नहीं था। हमारे पास कोई प्रोसेसेस मौजूद नहीं थे उसको क्लीन करने के लिए, उसको एग्जामिन करने के लिए। हमारे पास स्टोर करने के लिए कोई फैसिलिटी मौजूद नहीं थी। लोग भूख से मर जाते थे, लोग फैमिन से मर जाते थे, लोग जंगों से मरते थे, लोग कहत से मरते थे, लोग बीमारी से मरते थे। हमने इसमें से बहुत सारे फैक्टर्स, लोग जल्जलों में मर जाते थे, लोग सैलाब में मर जाते थे। तो नेचुरल क्लैमिटीज़ के अगेंस्ट हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे। अब वो रिसोर्सेज हमने आहिस्ता से डेवलप करने शुरू कर दिए हैं, तो औसत उम्र में इजाफा होना शुरू हो गया। एक बात की जाती थी कि मौत को आप शिकस्त दे देंगे, हो सकता है आप दे दें मौत को शिकस्त, मुझे नहीं पता। मैं आपको बताता हूँ। देखिए, 2-3 तरीके हो सकते हैं अगर आपने इसको थ्योरेटिकली ही डिस्कस करना है। इंसान की बॉडी बुनियादी तौर पर एक मशीन की तरह काम करती है। हर मशीन की एक लाइफ होती है, जी। उसके अंदर वेयर एंड टीयर होगा ही होगा। आप गाड़ी ले लें, पहले गाड़ियाँ जो हैं जल्दी खड़क जाती थी, अब गाड़ियाँ शायद थोड़ा लाइफ उनकी इम्प्रूव कर गई है। पहले मशीनें जो हैं वो जल्दी ख़राब हो जाती थी, अब मशीनें देर में ख़राब होती हैं। क्यों ख़राब होती हैं? आपने प्रोसेसर्स इंप्रूव कर लिए। पहले एक कंप्यूटर रखने के लिए आपको पूरा एक इस हॉल जितना कमरा चाहिए होता था एक छोटा कंप्यूटर रखने के लिए। अब आपके मेन फ्रेम जो है वो इतने इतने से हो गए। सुपर कंप्यूटर्स जो हैं वो हाथ में आ जाते हैं आपके, अब वो कहानी वहाँ पे आप चलेगी। सो यू हैव टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड, यू हैव गॉन थ्रू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। इंसान के अंदर आपका पहले आपका अगर जिगर खराब हो जाता था तो क्या ऑप्शन थी? एक्सेप्ट फॉर डेथ। जी। अगर आपका गुर्दा खराब हो जाता था क्या ऑप्शन थी? एक्सेप्ट फॉर डेथ। दिल खराब हो जाता था तो क्या ऑप्शन थी? जब तक क्रिश्चियन बर्नार्ड ने तब्दीली कल्ब का पहला ऑपरेशन नहीं किया था। अब आप क्या करते हैं? आप रिप्लेस करते हैं। अभी रिसेंटली 2 काम पिछले चंद सालों में हुए हैं। एक तो ये है कि हमने जीनोम कोड को पूरी तरह बना लिया इंसान का। हमें पता है कि हमारा जेनेटिक स्ट्रक्चर क्या है, जो कि हमें कभी नहीं पता था। हमें DNA RNA नाम की चीज़ों का पता ही नहीं था। ये होती हैं, किन जीन्स को हम टर्न ऑन कर सकते हैं, किन जीन्स को टर्न ऑफ कर सकते हैं, कौन सी जीन्स हार्मफुल है, कौन सी जीन्स बेहतर है, अब हमें पता है। पहली दफ़ा जो हमने एक पिग का जो ऑर्गन है वो ट्रांसप्लांट किया ह्यूमन बीइंग के अंदर, एंड इट रिमेन सक्सेसफुल फॉर अ वाइल। हमने पहली दफ़ा टाइटेनियम हार्ट जो है वो एक इंसान के अंदर इम्प्लांट किया। इट वाज सक्सेसफुल फॉर अ वाइल टिल हम उसे एक्चुअल वो दिन में कामयाब हो गए। हमने स्टेम सेल रिसर्च के अंदर गए, जिसमें बहुत ज़्यादा चर्च को और मस्जिद को गुस्सा है कि स्टेम सेल रिसर्च नहीं हो सकती, बट स्टेम सेल रिसर्च को जो हमने रोक दिया, मतलब वो आपको डॉली भेड़ तो याद है, बट स्टेम सेल रिसर्च का इवेंचुअल मतलब ये है कि आई कैन ग्रो माई ऑर्गन्स इन द लेबोरेटरी। मेरा गुर्दा खराब होगा, मैं निकाल के दूसरा गुर्दा लगा लूंगा, जी। वो खराब होगा दूसरा कर लूंगा, ये अपनी जगह हो गया। इसके बावजूद भी आप एक्सीडेंट से मर सकते हैं, आप वही ज़लज़ले के अंदर मर सकते हैं। आप अपने ऑर्गन्स तब्दील करते हैं ना, फिर भी बॉडी तो आपकी बहल पूरा स्ट्रक्चर, जी। स्किन, ये वो हज़ार चीज़ें किसी ना किसी में डिटरेट कर जाएंगी।
अब जो बात हो रही है बहुत इंटरेस्टिंग बात है। वो बात ये है कि एक्चुअली ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट व्हाट देयर बॉडी इज, ह्यूमन बीइंग्स आर व्हाट देयर कॉन्शियसनेस। आपका दिमाग या आपका जो शऊर है ये ह्यूमन बीइंग को डिफाइन करता है। मतलब एक शख्स है स्टीफन हॉकिंग जो है, स्टीफन हॉकिंग की बॉडी का कोई हिस्सा काम नहीं करता था, लेकिन क्या आप कहते हैं कि इसका प्लग खींच लो मार दो इसे? नहीं कहते। नहीं। लेकिन आपके एक अजीज़ पड़े होंगे, उनकी बात भी ठीक होंगे, नाक भी ठीक होगी, मुंह भी ठीक होगा, सब कुछ ठीक होगा, बट ही इज़ ब्रेन डेड। तो ही इज़ वेजिटेबल। आप किसी स्टेज में कहते हैं यार पुल द प्लग। क्या सो इंसान का जो पूरा जिस्म से ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसका शऊर इंपॉर्टेंट है। वट इफ़ यू आर एबल टू प्रिजर्व दैट एंड अभी तो साइंस फिक्शन है, बट मैं आपका कॉन्शियस अगर ट्रांसफ़र कर सकूँ किसी और बॉडी के अंदर, आपका कॉन्शियस में ट्रांसफ़र कर सकूँ किसी और रोबोट के अंदर, व्हाट देन? विल यू हैव एन एंडलेस लाइफ? यू विल। पॉसिबिलिटीज है ना। मतलब इसके ऊपर ये नहीं कि ये मैं कोई साइंस फिक्शन की बात कर रहा हूँ, पीपल आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट, देयर इज अ होल साइंस बिहाइंड इट जिसके ऊपर लोग बात कर रहे हैं कि ट्रांसफर कर सकते हैं। कब होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, बट इट डज नॉट बैक, ये कोई वो नहीं है, ये कोई बोन ऑफ कंटेंशन नहीं है कि जब तक मौत पे इंसान फतह हासिल नहीं कर लेता उस वक्त तक आपने किसी गैर मर्ई क़ुव्वत पे इन्हिसार करना है। क्यों? मौत पे अगर मैं फतह हासिल नहीं कर सका तो क्या किसी गैर मर्ई क़ुव्वत ने फतह हासिल कर ली? क्या दुनिया में कोई ऐसा इंसान है जो दावा कर सकता है कि उसे किसी गैर मर्ई क़ुव्वत की वजह से हमेशा की ज़िंदगी मिल गई? जो दावा है वो तो ये है कि मरने के बाद एक ज़िंदगी मिलेगी। उसको कौन टेस्ट कर सकता है? मतलब इज देयर अ वे टू टेस्ट इट? इट्स जस्ट अ फैंटेसी ना। आपकी फैंटेसी है, मेरी फैंटेसी। आप यकीन रखना चाहते हैं, शौक से रखें, बट आपको प्रूफ करना पड़ेगा ना। मेरे से आप हर चीज़ का प्रूफ मांगते हैं बट खुद किसी चीज़ का प्रूफ देने को तैयार नहीं है, तो ये चित भी मेरी और पट भी मेरी, ऐसे तो नहीं होता ना। या तो दोनों तरफ बराबर की बात रखें। जो डिमांड आपकी मेरे से है वही डिमांड आपकी अपने से भी वैसी ही होनी चाहिए। अपने ऊपर आप कोई डिमांड रखने को तैयार नहीं, लेकिन मेरे से आपको सारी डिमांड चाहिए। दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स। एंड आई कैन टेल यू दैट दैट बिलीफ हैज नॉट मूव्ड द ह्यूमैनिटी एन इंच फॉरवर्ड, but scientific progress have moved the humanity miles and miles and miles ahead from where they were a few centuries ago, a few decades ago, or a few years ago even. कहानी बिल्कुल बदल गई। सो ये सब पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं। नेचर इटसेल्फ जो है वो अपनी जगह बहुत बड़ी फोर्स है। Will we be able to conquer it completely on a given day? Maybe, maybe not. I don't have an answer right now. और यही मेरा ख्याल है साइंस की खूबी है कि वो जब उसको नहीं पता होता वो कहती है मुझे नहीं पता। वो एक जवाब कॉइन नहीं करती कि नहीं जी मुझे पता है, मैं बताता हूँ। तो ठीक, मुझे तो अभी नहीं पता, बट मुझे लग ही रहा है कि जिस तरह हम जा रहे हैं, वी हैव कॉन्कर्ड सो मेनी थिंग्स, we'll probably conquer the other things as well, or we'll probably die out before that. स्टीफन हॉकिंग ने कहा था अगले 100 साल में अगर आप इस ज़मीन से बाहर न निकले तो खुद आप इस ज़मीन को मार देंगे। दैट्स अ पॉसिबिलिटी। सर, आपके जहन में इस डिज़ाइन ऑफ नेचर को लेके क्या क्लिक करता है? पहला ख्याल क्या आता है? ये जो इसकी मटेरियल साइड है, नेचर इज़ हमें नॉट डिज़ाइन, आसमान, नेचर इज़ ये नॉट डिज़ाइन, नेचर इज़ नॉट डिज़ाइन। ये देखिए, ये अपनी जगह एक फैलेसी है कि आप कहते हैं कि नेचर जो है वो डिज़ाइन है। टेक्नोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट जो है वो हमारे यहाँ बड़ा एक इम्पॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि जी ये हर चीज़ जो है यू नीड अ डिज़ाइनर फॉर दैट। घड़ी बनी है तो घड़ी का कोई डिज़ाइनर है, तो इंसान का भी कोई डिज़ाइनर होना चाहिए। कायनात भाई घड़ी को आपने बनते देखा है, दैट इज़ वाई यू कैन से कि जब भी घड़ी बनेगी तो उसका कोई डिज़ाइनर होगा। कायनात को हम में से किसी ने बनते नहीं देखा कि क्या प्रोसेसेस थे। वी आर स्टिल वर्किंग ऑन दैट। तो मैं ये एनालॉजी बेकार है कि घड़ी का बनना है तो उसका बनना है तो ये। और दूसरा बात ये कि मैं अक्सर की बात करता हूँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे एनालॉजी चूँकि फेल होती हुई मुझे बहुत जगह लगती है। मैं कहता हूँ कुर्सी देखें, कोई खुद से नहीं बना सकता। मैं कहता हूँ कुर्सी एक बंदा नहीं बनाता। कुर्सी, घड़ी तो बहुत सुपीरियर चीज़ है ना, कुर्सी तो बहुत सादा सी चीज़ है। कुर्सी के अंदर जो कील लग रहे हैं क्या वो उसी बंदे ने बनाए हैं जो आखिर में कुर्सी का कारपेंटर बना रहा है? आप कहते हैं कारपेंटर ने कुर्सी बनाई है तो टीम वर्क, कायनात को किसी, इससे टीम वर्क, मतलब टीम वर्क भी, और हर बंदे की उतनी ही इंपॉर्टेंस नहीं दूसरे की। सो इफ एनीथिंग कुर्सी विल डिफाइन के देयर आर फॉर अ सिंपल थिंग देयर कुड बी, कुर्सी के लिए शायद 100 क्रिएटर होंगे पीछे। आरी कहीं बनी होगी, कील किसी और ने ईजाद की होगी, ग्लू किसी और ने ईजाद किया होगा, दरख्त किसी और ने लगाया होगा, उसका जो वो आरा दरख्त वाला होगा जिसमें काटा गया होगा वो कोई और बंदा होगा, पॉलिश किसी और बंदे ने ईजाद की होगी, रंग किसी और बंदे ने ईजाद किया होगा, प्रिजर्वेटिव्स जो हैं कहीं और से आए होंगे। कोई एक बंदा नहीं है दुनिया में जो दावा कर सके कि वो कुर्सी फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश उसने बनाई। एक कुर्सी के लिए कोई 100-200 क्रिएटर नहीं मिल जाएंगे आपको। घड़ी में डालूंगा तो 1000 क्रिएटर बनेंगे उसके। जी। तो कायनात अगर इतनी कॉम्प्लेक्स है तो इसके तो पता नहीं कितने करोड़ क्रिएटर्स बना देने चाहिए आपको, रादर देन गोइंग टू वन क्रिएटर।
तो ये जो फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट्स हैं ना कि नेचर इज डिज़ाइंड इस तरह की, तो ये बेसिकली अगेन अपने आप को तसल्ली देने वाली बात है। हमारे यहाँ देखिए हमारे यहाँ चीज़ें क्या हैं, आज लाइफ जो है ज़मीन पे वो कार्बन बेस्ड है। किसी और सियारे पे हो सकता है कार्बन बेस्ड ना हो, तो द फॉर्म लाइफ फॉर्म जो है बिल्कुल मुख्तलिफ होगी यहाँ से। और वो कह रहे होंगे देखें हमारी कितनी फाइन ट्यून्ड है, हमारे गिर्द इतनी फाइन। बट आप देखें इतनी बड़ी कायनात के अंदर अब तक हमें नहीं पता कि इस ज़मीन के अलावा कहीं और चांसेस हैं, लेकिन ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज के अंदर किसी एक जगह अगर वो जो वेरिएबल्स हैं वो इस तरह के हो गए, तो इसका ये मतलब नहीं किसी ने फाइन ट्यून किया है। दिस इज़ वंस अगेन अ प्रोबेबिलिस्टिक वेब कि कहीं ना कहीं इस तरह की पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करनी थी। और ये लाइफ फॉर्म हो सकता है, ये आइडियल लाइफ फॉर्म ना हो सकता है, इससे बेहतर लाइफ फॉर्म मौजूद हो, जो कि हो सकता है कार्बन बेस्ड ना हो, जो कि हो सकता है ऑक्सीजन में सांस ना लेती हो सकता है किसी और चीज़ के अंदर सांस लेती हो सकता है पानी के अंदर रहनी हो। मतलब मछली इसलिए है कि पानी मौजूद है, अगर पानी ना मौजूद होता तो भी कोई इंसानी फॉर्म हो, कोई और किसी और तरह की फॉर्म होती जो लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर तैर रही होती। तो ये आर्ग्यूमेंट्स इसको सबको डाइसेक्ट किया जाता है, बट मेरा नहीं ख्याल कि नेचर इज़ डिज़ाइंड, नेचर की डिज़ाइन के होने के हमें कोई शवाहिद या कोई आर्ग्यूमेंट नहीं मिलते। हम मंतक से उसे साबित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एनालॉजीज़ हम कौन सी बनाते हैं, एनालॉजीज़ की कोई तुक नहीं बनती, बिकॉज वो सब चीज़ें हमने अपने सामने होते देख रहे हैं जिसकी हम एनालॉजी ढूंढ रहे हैं। क्या हमने वो सारी चीज़ें भी अपने सामने होते देखी हैं, वो डिज़ाइन होते देखी हैं, तो चले मैं मान लूँ कि बात है। अगर हमने नहीं देखी तो इसका मतलब है हमें बिल्कुल आइडिया नहीं है कि वो प्रोसेस किस तरह काम करता है। सर वो एक डिफरेंट प्रोसेस है और ये एक बिल्कुल डिफरेंट प्रोसेस है। जी सर, एक इंसान की जो औसत उम्र है वो तो 60-65 या 70 या मैक्सिमम 90 कर लें, तो क्या किसी जी चलो जी चलें जितनी भी उसकी एक एवरेज उम्र है, क्या एक इंसान के लिए ये मुमकिन है कि वो अपनी ज़िंदगी में, चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे वो फ़लसफ़ी हो, वो कोई भी थिंक टैंक हो, क्या ये एक इंसान के बस की बात है कि वो पूरी यूनिवर्स का नॉलेज, हर चीज़ का अपनी ज़िंदगी में हासिल कर सके? और अगर वो नहीं कर सकता तो उसका नॉलेज या जो भी उसकी फाइंडिंग्स हैं जिनको वो स्प्रेड करता है या लोगों को कन्वे करता है, तो वो फिर मतलब अधूरा, उसमें एक अधूरापन का एहसास नहीं होता कि बिल्कुल है, बिल्कुल है। वो क्लोजर तो फिर भी ना मिला ना। तो और फिर इसी तरह व्हाट्स योर आर्ग्यूमेंट? सर मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जितने भी लोग आए या जो भी उन्होंने तजर्बात किए, जिनसे फ़ायदे हुए या इंसानियत का भला हुआ, चले उनको तो उनकी तो समझ में आती है, लेकिन वो जो तशनगी वाला पार्ट रहता है या वो रिसर्च या इवन अगर डिविनिटी को लेके हम आर्ग्यूमेंट करने की कोशिश करें, अगर उसकी समझ नहीं भी आ रही तो क्या उस चीज़ को छोड़ नहीं देना चाहिए? क्या करना चाहिए? मतलब आप अपना काम करते रहें, आप अपनी रिसर्च करते रहें, आप इंसानियत का भला करते रहें, बट छोड़ क्या दें, क्या छोड़ें, ये मैं पूछना चाह रहा मतलब हूँ। वो है या वो नहीं है, डिविनिटी या कोई मेरे लिए तो सुपरनेचुरल मैटर नहीं पावर, करता, मेरे लिए तो मैटर नहीं करता। वो है तो भी और नहीं है तो भी। तो आप मानना चाहें माने, मैं नहीं मानना चाहता नहीं मानता, मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ता उससे। मुझे फ़र्क कब पड़ता है जब आप कहती हैं कि मैं मानती हूँ, जी या चले मैं अपने पे रख लेता हूँ, फिर बात उल्टी हो जाएगी। नहीं नहीं मैं आप अपने पे कोई रखता मसला हूँ नहीं। कि मैं मानता हूँ कि खुदा है, जी। ठीक है, और वो खुदा ये कह रहा है कि आपको अपने बाल पर्पल कलर के रंगने हैं रोज़, जी और नहीं रंगोगी तो ऐसी की तैसी मैं रंगवाऊंगा। तब मसला आपको होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। जी तो मुझे मसला उस वक्त होता है जब लोग एक डिवाइन तख्लीक करते हैं, फिर उस डिवाइन के रिप्रेजेंटेशन भी तख्लीक करते हैं, फिर उस डिवाइन के अहकामात भी तख्लीक करते हैं और मुझसे भी कहते हैं ये अहकामात मानो। भाई तुमने मानने मानो। सर, तो ऐसे ही मैं इन बिटवीन द प्रोसेस एक सवाल जानना चाह रही हूँ कि इसका मतलब है कि आपको वो जो लोग हैं जो डिविनिटी के वो बनते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स, उनसे ज़्यादा मसला होता है? डिविनिटी है देखिए या मैं नहीं है वो एक अलग आपके देखिए लिए। मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैं क्या कायनात का, अगेन ये सवाल हमारा थोड़ा सा मुख्तलिफ हो जाएगा, बट डज गॉड एग्जिस्ट? मैं अज़ीमोव की अक्सर बात करता हूँ, कहता है कि मैंने बड़ा इस पर सोचा फिर स्टेज में ये वक्त का ज़िया है, मतलब इस पर सोचने से कुछ हासिल नहीं होना। गॉड एग्जिस्ट और गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, दिस इज़ अ बिलीफ सिस्टम, और ये ऐसा बिलीफ है जिसको प्रूव करने का आपके पास कोई तरीका मौजूद नहीं है। ठीक हो गया? तो आप अगर मानना चाहती हैं तो 100 बिस्मिल्लाह, मुझे तो कोई इतराज़ नहीं, मैं इस पर डिबेट भी नहीं करना चाहता आपके साथ। मतलब ये डिबेट बेकार की डिबेट है। इट्स वन ऑफ द मैनी पॉसिबिलिटीज़ दैट कैन एग्जिस्ट। मतलब रसल का जो टी पॉट आर्ग्यूमेंट है कहने को, तो वो भी एक पॉसिबिलिटी। रसल का टी पॉट आर्ग्यूमेंट आपको पता है ना क्या है? रसल ने कहा कि मैं अगर ये दावा करूँ कि एक टी पॉट है जो सूरज के गिर्द चक्कर लगा रहा है, तो आप इसे गलत साबित कर सकते हैं? तो आप कहेंगे नहीं गलत साबित कर सकते इससे में। या फ्लाइंग स्पेगेटी मॉन्स्टर है, कल मेरा एक दोस्त था उसने बताया कि देयर इज अ चर्च ऑफ फ्लाइंग स्पेगेटी मॉन्स्टर नाउ, जिसके चर्च रिलीजन बना दिया उनके, फ्लाइंग स्पेगेटी गॉड जो है उनका
फ्लाइंग स्पेगेटी मॉन्स्टर है कि अगर ये यूनिकॉर्न एग्जिस्ट कर सकता है, खुदा एग्जिस्ट कर सकता है, तो फिर फ्लाइंग स्पेगेटी मॉन्स्टर भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो दावे कर ले। आप मानना चाहती हैं कि काली बिल्ली रास्ता काटती है तो आपकी नहुसत आपकी ज़िंदगी में आती है, मुझे इससे क्या फ़र्क पड़ता है? मुझे फ़र्क इस बात पे पड़ता है कि आप उसको इज्तमाही ज़िंदगी का या कानून का बना लेते हैं सोर्स। जी आप कहते हैं कि जो मैं मानता हूँ वो सिर्फ ये मानना नहीं है कि डिवाइन एग्जिस्ट करता है, मैं उससे एक स्टेप और आगे बढ़ता हूँ। मैं कहता हूँ उस डिवाइन की सर्टेन डिमांड्स भी हैं। वो डिमांड्स जो हैं वो डिमांड्स, चलो डिवाइन तो मानना, ये तो फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट है ना, एग्जिस्ट करता नहीं करता, बट वो जो डिमांड्स हैं वो तो एक फिजिकल आर्ग्यूमेंट है ना। वो डिमांड्स कहाँ से आई आपके पास? उसके लिए आप एक और पूरी कहानी कॉइन करते हैं, लेकिन उसमें भी डिवाइन को कभी दिखाते नहीं है। कहते हैं वो कमांड जो है वो कहता है और ये मैं इम्प्लीमेंट भी करूँगा और मैं आपसे भी कहूँगा कि आप माने, ज़बरदस्ती मनवाएं, और जहाँ जहाँ मेरी जोर चलेगा मैं वहाँ इनको मनवाऊँगा। ये मेरा मसला है, मैं इससे कैसे एग्री कर लूँ? मतलब आपके डिवाइन के मानने या ना मानने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर। मतलब या मेरे डिवाइन के ना मानने या मानने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपकी ज़िंदगी है, मेरी ज़िंदगी आप मेरी ज़िंदगी है। बट वो जो डिमांड्स अगर वो इज्तमाही कानून का हिस्सा जब बनना शुरू हो जाएंगी तो मेरा मसला है, बिकॉज अब आपने मेरी पर्सनल स्पेस के अंदर इन्वेड करना शुरू कर दिया है ऑन द बेसिस ऑफ दोज डिमांड्स। जी आप कहते हैं अच्छा रियासत भी तो करती है। भाई रियासत इसलिए करती है, अगर हम इस वक्त डिविनिटी को हटा दें तो रियासत ने बेसिकली ये फैसला करना है, और रियासत एक ऑर्गन मौजूद है, वहाँ पे मेरे रिप्रेजेंटेटिव मौजूद है, आपके रिप्रेजेंटेटिव मौजूद है। मुझे कोई कानून पसंद नहीं आता तो मैं अपने से कहूँगा यार इस कानून के खिलाफ, इस बिल के खिलाफ बात करें, मैं उसको चेंज कराऊंगा। अपार्थाइड साउथ अफ्रीका के अंदर कानून था, गुलामी दुनिया के सारे ममालिक के अंदर कानूनी थी, सिर्फ मुस्लिम मालिक नहीं, अमेरिका के अंदर कानूनी थी। सेग्रीगेशन कानून था आपसे कुछ साल पहले, ठीक है। औरतों का तालीम हासिल ना करना कानून था आपसे कुछ साल पहले। कवानीन तो बेशुमार तरह के बनते रहे, लेकिन क्या वो कवानीन चेंज हो सकते हैं? यस, ह्यूमन इंटरवेंशन से वो कानून चेंज हो सकते हैं। तो मेरे पास ये पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है और चेंज हुए। डिवाइन जो कवानीन है वो तो चेंज नहीं हो सकते, वो तो पत्थर पे लकीर है। तो मेरे पास जब उन्हें चेंज करने का भी कोई नहीं है, मैं उनका इनकार भी नहीं कर सकता, तो फिर आप मेरे से क्यों ये डिमांड करते हैं कि मैं उन्हें मानूं? मैं एक ऐसे आइन को, एक ऐसे इखलाकी कोड को, एक ऐसी चीज़ को वक्ती तौर पर मानने को तैयार हूँ जिसके खिलाफ भी मैं खड़ा हो सकता हूँ कि फलाना चीज़ मुझे ठीक नहीं लगती जी और मैं इसको बदलने के लिए बात करूँगा। लेकिन एक दफ़ा कहते हैं इसको बदलने की जो अगर आप बात करेंगे तो ये ब्लास्फेमी होगी, इस पर आपको मार देंगे। तो फिर तो भाई ये कोई लॉजिकल बात नहीं है। आप माने, कोई मसला नहीं। मैं मानूँ खुदा को, मैं इस फ्लाइंग स्पेगेटी मॉन्स्टर को खुदा मानता हूँ, आप रसल के टी पॉट को खुदा मानती हैं, एक और बंदा जो है वो गणेश को खुदा मानता है, एक अल्लाह को खुदा मानता है, एक युहावा को खुदा मानता है, एक थोर को खुदा मानता है, एक ओडिन को खुदा मानता है, एक ज्यूस को खुदा मानता है। मानते नहीं, व्हाट्स द डिफरेंस? आपस में लड़ने की क्या ज़रूरत है कि तुम भी ज्यूस को मानो, तुम भी ओडिन को मानो, तुम भी थोर को मानो? भाई क्यों मानो, या ना मानो तो भी क्या फ़र्क पड़ता है? उसके अलावा आप खड़े हुए इतने ज़ोर शोर से लड़ाइयाँ करते हैं, मारते। मैंने आपसे कहा था नेशनलिज्म और रिलीजन के नाम पे लड़ाइयाँ हुई ना। रिलीजन एक्सपैंड, क्रूसेड्स क्या थी? या तो ज़मीन की लड़ाई थी या मज़हब की लड़ाई थी। मुसलमानों की जो इतनी जो की उन्होंने, आखिर में हमें तो बताया जाता है, पढ़ाया जाता है, आप कहेंगे तारीखी तौर पे गलत है, कि जजिया दो, इस्लाम कबूल कर लो या लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। तो भाई इस्लाम क्यों कबूल कर लो? या क्रिश्चियंस आते थे तो वो पूरे की पूरी आबादियाँ उजाड़ देते थे और कहते थे कि तुम या तो हज़रत ईसा को मानो और खुदा को मानो, हमारे खुदा को मानो, नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। नॉर्डिक्स के साथ जो उनकी लड़ाइयाँ थी तो उनके साथ वही लड़ाई कि तुम तो पेगन हो, जी हम तो अच्छे खुदा को मानने वाले हैं, तुम्हारा खुदा बुरा, हमारा खुदा अच्छा। ये गड़बड़ हो जाती है ना। सारे खुदा अच्छे या सारे खुदा बुरा क्यों नहीं हो सकते? मतलब किसी का भी कोई भी बिलीफ, मैं किसी के बिलीफ को अच्छा या बुरा नहीं कहना, मेरे पास कोई इख्तियार नहीं है ना, मेरे पास जानने का कोई तरीका है कि यहूदी अच्छे हैं, ईसाई अच्छे हैं, मुसलमान अच्छे हैं, हिंदू अच्छे हैं या बुरे हैं, या सिख अच्छे हैं या सिख बुरे हैं। भाई जो जो मानना चाहिए बड़ी अच्छी बात है, जिस चीज़ से आपको सुकून मिलता है। बट वेन यू ट्राई टू ब्रिंग इट टू माई पर्सनल स्पेस, देन आई हैव अ प्रॉब्लम, बिकॉज यू डोंट गिव मी द चांस टू चेंज इट। भाई आप कहते हैं ये बड़े अच्छे कवानीन है, खुदा के आसमान से नाजिल हुए, चलो हो सकता है अच्छे, मुझे उसमें से 4 चीज़ें नहीं पसंद आती, तो मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। क्या मेरे पास कोई तरीका है कि मैं उनको बदल सकता हूँ? अगर तो है तो शायद उसके कानून को भी मैं मान लूँ वक्ती तौर पर, अगर नहीं है तो फिर मेरे लिए ज़रा मसला। दैट इज़ वाई देयर इज़ अ प्रॉब्लम। सो एवरीबडी कैन लिव देयर बिलीव्स, बट रियासत सेकुलर होनी चाहिए, रियासत का कोई वो नहीं होना चाहिए। सर, कमिंग बैक टू डिज़ाइन ऑफ नेचर, जी, क्या नेचर और इंसान को एग्जिस्ट कर सकते हैं? कर रहे, वरना तो या तो नेचर ख़त्म हो गई होती है, इंसान ख़त्म हो गए सर, होते अभी हैं। अगर आप शहरों का स्ट्रक्चर देखें, हाँ। मतलब आप एक इस्लामाबाद को ही ले लें या किसी भी बड़े शहर को ले लें, तो जो एयर इंडेक्स है और जो एयर क्वालिटी है वो वक्त के साथ साथ ख़राब हो रही है, जी ठीक नहीं हो रही। जी।
तो आपको नहीं लगता कि एक जो नेचुरल स्ट्रक्चर होता है आबादी से पहले किसी भी जगह का, उसमें और अब मतलब एट द फेस ऑफ जी डेवलपमेंट या जी तरक्की की, जी उसमें जो वो क्वालिटी थी नेचर की, एक जो इन्वायरमेंटल वो एस्पेक्ट होता है, वो बहुत ज़्यादा जो है वो ख़राब हो गया है। क्राइटन की एक किताब है जिसमें उसने ये बड़ी बात मुझे इंटरेस्टिंग डिस्कस की है। उसने कहा यार हम जो है ना खुद बनाते हैं सड़कें, जी बड़े बड़े शहर बनाते हैं, फिर जो जंगल में रहने वाले लोग हैं उन्हें जाके बताते हैं तुम्हारे इलाके में अगर सड़क बनी तो तुम्हारा बड़ा बेरहर हो जाएगा, सड़क नहीं बननी चाहिए। जबकि उन्होंने खुद सड़क बनाई होती है, खुद गाड़ियाँ बनाई होती हैं, खुद वहाँ पहुँचे होते हैं। तो देखिए ये एक बैलेंस है जो कि आपको क्रिएट करना पड़ेगा लेकिन इंसानी अभी आबादी आपको में। लगता है कि हम ये लूज़ कर रहे नहीं हैं? नहीं नहीं लूज़ कर रहे ना। मैं आपको मैं एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारी इंडस्ट्री कितनी को है? इतनी सी, 19 सी इंडस्ट्री। चाइना की इंडस्ट्री कितनी बड़ी है? ऑब्वियसली बहुत ऑब्वियसली बड़ी। बहुत बड़ी। बीजिंग का आप AQI आपसे देखें ना, आपसे 30 साल पहले, तो आपकी तबीयत साफ़ हो जाएगी। मतलब बीजिंग जो है पूरा का पूरा, बीजिंग या शंघाई, खैर जो भी एक बड़ा शहर उनका, वो पूरा का पूरा हेज़ में लिपटा रहता था, कुछ नज़र नहीं आता था। जी नाउ दे एट सम पॉइंट इन टाइम दे रियलाइज कि यार ये गड़बड़ है, इसको हमें इम्प्रूव करना है, चेंज करना है, बिकॉज जो कुछ हम कर रहे हैं वो इतना मुनासिब नहीं है। एंड दे चेंज। अब इससे क्लीनेस्ट एयर क्वालिटी इन द वर्ल्ड। क्या ये फ़ज़ा को ख़राब कर रहे हैं? येस, बट एट द सेम टाइम दे हैव टू रिपेयर। देखिए आप कोई भी चीज़ ऐसी लाएंगे ना फितरत के अंदर जो फितरत से मुतसादिम होगी तो वो गड़बड़ करेगी। आपकी बॉडी के अंदर मिसाल के तौर पे आपका अगर गुर्दा ख़राब होता है तो मैं गुर्दा रिप्लेस करता हूँ ना जब किसी और आपके भाई बहन या उसके गुर्दे से भी, जी तो भी आपकी बॉडी उसे रिजेक्ट करती है क्योंकि वो आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम के साथ मुदाफ़त नहीं रखता। जी नेचर भी इस तरह रिजेक्ट करती है। जब आप ग्रीन हाउस गैसेज यहाँ पे करते हैं, जब आप वो केमिकल स्पिल जो है दरियाओं के अंदर आप डालते हैं, जब आप एयर क्वालिटी को ख़राब करते हैं, जब आप पोल्यूशन करना शुरू करते हैं, तो येस नेचर रेजिस्ट अगेंस्ट इट। क्या आप इसके बगैर गुजारा कर सकते हैं? मेरा नहीं ख्याल, बिकॉज इंसान की डिमांड जो है आइडियली रोमांटिक बातें तो करने की हैं, बट इसमें आपको आप चीज़ें कर सकते हैं जो उसको इम्प्रूव करें। मिसाल के तौर पे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसीज जो हैं दुनिया भर में काम करती हैं, हमारे यहाँ तो खैर बेड़ा ही गर्क है उनका, जी बट दुनिया भर में वो काम करती हैं। दे मेक श्योर कि यार ये उन्हें रियलाइज़ करना पड़ता है कि यार इंडस्ट्री अगर लगेगी तो उससे कुछ ना कुछ तो होगा। वो जो कुछ होगा उसे हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? जो गैसेस फ़ज़ा में जाती हैं उन जी गैसेस को हम पहले से प्रोसेस किस तरह कर सकते हैं? अगर दरियाओं में हमारे गंदा पानी जा रहा है तो हमने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो हैं उससे पहले लगाने हैं कि नहीं लगाने? हमारे यहाँ सड़कें तो बेशुमार बनती हैं बट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है। ये समा रिवर जो हमारे पास बहता है, एक ज़माने में यहाँ लोग मछलियाँ पकड़ा करते थे, लोग नहाया करते थे। अब ये गंदा नाला है, इसे सीवरेज डंप एक्चुअली। हमारे तकरीबन तमाम दरिया इसी तरह के हैं। हमारे रावल लेक जो इस्लामाबाद को पानी सप्लाई करती है उसके अंदर कोई सैकड़ों के करीब जो नाले हैं सीवरेज के वो गिरते हैं। हम इसके लिए क्या कर रहे हैं? ये हमारी सेहत को ख़राब कर रही है ना चीज़ें। इसके बावजूद हमारी औसत उम्र में इजाफा हो रहा है। मतलब एक तरफ हम उसको हार्म कर रहे हैं और एक तरफ हम लाइफ इंप्रूव कर रहे हैं, तो हम दोनों तरफ उसे बैलेंस लाना पड़ेगा। एग्जिस्ट तो करना पड़ेगा, को एग्जिस्ट तो करना पड़ेगा, बिकॉज ह्यूमंस ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो उनकी टेक्नोलॉजिकल वो है एडवांसमेंट, उसकी कीमत नेचर को किसी ना किसी तरह ख़राब करके तो करनी ही करनी है, बिकॉज उस नेचुरल बैलेंस के साथ तो वो एडवांसमेंट नहीं आ सकती। जी आपने दरिया पार करना है तो दरिया पार करने का नेचुरल तरीका तो कोई नहीं हो सकता ना। आपको अगर आपने सीमेंट या कंक्रीट का पुल नहीं भी बनाना तो भी लकड़ियाँ तो आप काटेंगे, जी दरख्त तो आप काटेंगे, दरख्त जो आम हालत में नहीं कटने थे, तो वो पुल तो वहाँ बनेगा बनेगा। और पुल क्यों बनना है? बिकॉज आपने दूसरी तरफ जाना है, आपने मूव करना है, आपने एक काम करना है जो तो ये एक ना ये ट्रेड ऑफ हमने एक दौर में बहुत बुरी तरह बिगाड़ा। जी अब हम उसे रिकवर करने की या रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं। एनवायरनमेंट के ऊपर बड़े सीरियस कंसर्न्स हैं, उसके ऊपर बात हो रही है और अब बहुत सी उसमें बेहतरी आहिस्ता आहिस्ता आ रही है। ये बैलेंस क्या होगा इवेंचुअल, ये मुझे नहीं पता कि क्या होगा, बट येस नेचर में डिटेरेशन तो आएगी। मिसाल के तौर पे बहुत सी स्पीशीज़ हैं ज़मीन की जो कि हमने शिकार करके ख़त्म कर दी हैं, जी जिसकी ज़रूरत नहीं थी हमें। लेकिन मज़े की बात यह कि शिकार को अभी भी सेलिब्रेट किया जाता है। शिकार इंसान की जो हंटर गैदर सोसाइटी थी उसमें शिकार करना जो है ना बड़ी मुकद्दस काम होता था, बिकॉज फूड का आपके पास कोई सोर्स नहीं होता था। था। जब आप जानवर मारते थे ना तो जानवर के आगे आप बैठते थे, जानवर का शुक्रिया अदा करते थे कि उसने आपको फूड प्रोवाइड की, वहाँ दुआ मांगते थे। आप वो जीप के ऊपर 100 तीतर लगा के उनका इश्तहार नहीं लगाते थे कि देखिए मैंने 100 तीतर मार दिए, बिकॉज इट वॉज अ रिक्वायरमेंट। आप इसलिए मारते हैं, आप देवताओं को खुश करने के लिए नहीं मारते जानवर। आप शिकार जो है वो अपनी अना को तस्कीन देने के लिए नहीं करते, आप स्पोर्ट्स के तौर पे नहीं करते। शिकार जो है अगर उसकी क़दामत उसमें जाए तो ये सिर्फ सोर्स ऑफ फूड
अगर आपने सोर्स ऑफ फूड की और मुख्तलिफ चीज़ें कॉइन कर ली हैं, और इंसान ज़ाहिर है हमाखोर है, उसे जान हमने डोमेस्टिक एनिमल्स अब क्रिएट कर लिए हैं ना, और हमारे उनको हम क्रिएट करते हैं, तो शिकार नहीं होनी चाहिए। बट शिकार का नतीजा क्या हुआ, पाकिस्तान से बहुत से आपकी स्पीशीज़, पाकिस्तान के दुनिया भर से आपको पता है कितनी स्पीशीज़ जो हैं वो मादूम हो गई हैं क्योंकि हमने मार दी हैं। हमारे यहाँ मस्क डियर्स होते थे हिमालयज़ में, एक भी मस्क डियर पूरा पाकिस्तान में नहीं है, हमने मार दिए सारे। स्नो लेपर्ड्स हमने कितने मार दिए, मारखोर हमने कितने मार दिए, आइबेक्स हमने कितने मार दिए, मुर्गे ज़रीं यहाँ पे होते थे हमने मार दिए, थोड़े थोड़े बचे। अब हमें होश आया तो हम उन्हें प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यस, ये होता रहा, बैलेंस 100% नहीं है, लेकिन इस तरफ अब मेरा ख्याल है इंसानों ने सोचना शुरू कर दिया है। एक आइडियल बैलेंस क्या होगा और कब क्रिएट हो पाएगा, आई कैन नॉट प्रिडिक्ट दैट। लेकिन को एग्जिस्टेंस इज द की। उसके बगैर गुजारा नहीं है। जी। क्या करें, सारी टेक्नोलॉजी छोड़ दें? नहीं छोड़ सकते ना, पॉसिबल नहीं है ना। जो सारे दावे करने वाले लोग हैं ये भी उन्हीं गाड़ियों में घूमते हैं जो पोल्यूट कर रही होते हैं। वाला आर्गुमेंट के कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, तो वो शायद आपको पहले जो कॉस्ट थी आपकी, उसको आप उस तरह जो नेचर को डैमेज था उसको आप कॉस्ट के तौर पर रिकग्नाइज नहीं कर रहे। अब आपने स्लोली एंड ग्रेजुअली उसको रिकग्नाइज करना शुरू कर दिया। तो जो बेनिफिट होगा, मिसाल के तौर पे हमने जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बनानी शुरू कर दी, लेकिन इलेक्ट्रिक गाड़ियों के ऊपर अब बड़ी इस वक्त सवाल है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों की जो बैटरीज़ होती हैं, ये बैटरीज़ 5-6 साल बाद आपको डंप करनी पड़ती हैं और ये बैटरीज डिग्रेड नहीं होती, तो ये एक बहुत बड़ा एनवायरमेंटल डैमेज है। दूसरा ये है कि इलेक्ट्रिक बैटरीज़ को इलेक्ट्रिक कंजम्पशन से चलती हैं। क्या बिजली हमारी सारी हाइडल या सोलर से प्रोड्यूस हो रही है? बिजली, सोलर के भी अपने मसले हैं, खैर वो अलग बात है, उसकी अलग कहानी है। बट हमारी बिजली फॉसल फ्यूल से प्रोड्यूस हो रही है, तो फॉसल फ्यूल क्या उतने ही जल रहे हैं जितने इससे जल रहे हैं नीचे। तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों का जो मिथ है ना कि ये एनवायरनमेंट को बहुत प्रोटेक्ट करती हैं, ये भी कोई ऐसा प्रूवेबल मिथ नहीं है। तो मतलब एक तजर्बा गाह इस वक्त जो है वो जी, पूरी कायनात हमेशा से तजर्बा गा रही है ना। ये तो इंसान जब से है वो, मतलब इकबाल ने वो कहा था ना कि तू शब आफरीदी चिराग आफरीदम, जी। बयाबानो को सारो, क्या भूल गया मुझे, बयाबानो को सारो क्या खयाबानो गुलजारो बाग आफरीदम, कि तूने रात बनाई तो मैंने चिराग बनाया। तो हमने तो यही किया ना, तूने बेयाबान बनाया, मैंने उसमें नखलिस्तान बना दिया। तो इंसान तो ये करता रहा है हमेशा से। मतलब नेचर इटसेल्फ अगर आप देखिए, अब से 2 मिलियन 3 मिलियन सेल पाले की ज़मीन, तो ज़ाहिर है उसमें कोई कंक्रीट नहीं होगा कहीं पे, जी। उसमें कहीं कोई स्टील नहीं होगा, उसमें लोहा जो है वो कच्छ धात की शक्ल में होगा, कहीं इस्तेमाल नहीं हो रहा होगा, उसमें कहीं कोई माइक्रोचिप नहीं होगा, उसके अंदर कहीं कोई तारकोल नहीं होगा, उसके अंदर कहीं कपड़ा नहीं होगा, आपका कपास होगी बट कपड़ा नहीं होगा। तो हमने क्या किया, हमने वैल्यू एडिशन जो है अपनी तरफ से की है, तो नेचर चेंजेस एंड नेचर एडजस्ट। मिसाल के तौर पे आज हम कपास से कपड़ा बनाने को कोई नेचर के ख़िलाफ़ बगावत नहीं समझते। जी। असली तौर पे तो ये भी अननेचुरल है। तो अननेचुरल की डेफिनेशन पे अगर आप चले जाएंगे तो पता नहीं कहाँ के कहाँ पहुँच जाएंगे आप। तो वो वक्त के साथ साथ नेचर की डेफिनेशन भी आपकी बदल जाती है। क्या चीज़ नेचुरल है, क्या चीज़ नेचुरल नहीं है, क्या चीज़ नेचर में एब्जॉर्ब हो गई है, क्या चीज़ नेचर के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हुई। ये कहानी है, देखना पड़ेगा, लंबी कहानी। सर बट इंसान इज़ द ओनली डिज़ाइनर जो कि कुछ कर रहा है। बहरहाल जी, यही आज हमारी नेचर और डिज़ाइन ऑफ नेचर एंड को एग्जिस्टेंस के ऊपर बातचीत थी। इससे कोई नतीजा निकल सका कि ये नहीं निकल सका, नतीजे हम मेरा नहीं ख्याल, मेरा अपना कहना तो ये है कि नताइज जो हैं उसकी तरफ तवज्जो नहीं देनी चाहिए, सफ़र की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। सफ़र चलता रहना चाहिए, कहीं ना कहीं हो सकता है कभी ना कभी कोई नतीजा निकल आए, लेकिन उसके लिए सोचना ज़रूरी है और उसके लिए सवाल करना ज़रूरी है। सवाल करते रहिए। थैंक यू सो वेरी मच।